हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देख चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे और चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत बेसिकली हम लोग आपका बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री के मालिक तक कैसा सफर है, इसको हम लोग देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर हमारा हो चुका था और 1857 की जो क्रांति है उनके विषय में पढ़ लिया था। आज ये नया चैप्टर हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा किसी स्कूल से अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। चलिए, तो हमारे सामने हम लोग आपका शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारे सामने है और चैप्टर नंबर 6 को हम लोग आपका देख रहे हैं, बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इन सबको हम लोग, ये हमारा चैप्टर है, मोस्ट चैप्टर है और इसी पर हम लोग आपका गौर करके एक एक करके आपका बात करेंगे और इसी को हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है कि किस तरीके से है? चलिए, तो आप एक बार अच्छे से गौर करके इसको देखिए। किसी को डाउट है, कोई क्वेरी है किसी प्रकार से, आप मुझे बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी को डाउट, कोई क्वेरी है तो चलिए। अब कौन बच्चा खड़ा होकर आपके चैप्टर को पढ़ेगा? अब बोलिए बेटा, आपका नाम क्या है? अंतिम। अंतिम। चलिए बेटा, आप बेटा यहाँ से प्रारंभ करें इस अध्याय में हम। इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा व इस्पात उद्योग, इन दो उद्योगों का विशेष अध्ययन करते हैं और उद्योगों का क्या थी। लोग बहुत बेहतर थे का पर राष्ट्र 1850 के जब बेटा, लोहा आप और थोड़ा माइक इस्पात अपना ना अब मुंह के पास कर लो, थोड़ा सा और क्लोज कर लो थोड़ा सा माइक को। हाँ बस, धन्यवाद। अब पढ़े। ब्रिटेन का लोहा इस्पात उद्योग भी पनपने लगा तो ब्रिटेन दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन ब्रिटिश औद्योगिकरण और भारत पर ब्रिटिश के और उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके थे। कंपनी के व्यापारियों हितों की रक्षा भारतीय भूभागों पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का बदलता। 18वीं सदी के आखिर कंपनी भारत से खरीदी थी और उन्हें और, और जाकर बेच दी। विक्री होता था। जैसे जैसे उत्पादन वहाँ के उद्योगपति भारत को अपने उत्पादों के माल बाजार के में ने लगे। बाजार में भारतीय शिल्पों और उद्योगों पर किस तरह की असर अध्ययन में हम इस सवाल पर चर्चा करें। अब कोई और बच्चा? ब्रिटिश आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? ठीक है नेहा, आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें। बंगाल पर। बंगाल पर अंग्रेजों की जैसे पहले 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र
औरों से कोसा आगे था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर मशहूर थे। दक्षिण पूर्वी एशिया, जावा और पेन तथा पश्च- पश्चिम पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। सोलहवीं सोलहवीं सत- शताब्दी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों से हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा मजेदार है। ठीक है बेटे, बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जेएससी खैरी कला दोनों बच्चों का। अभी थोड़ा एक बार समझने का प्रयास करते हैं, फिर दोबारा मैं आपको मौका दूंगा। तो जेएससी खैरी कला के बच्चे आप बैठ जाइए। बच्चे जेएसएस खैरी कला बैठ जाइए आप। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो एक ये इमेज है, थोड़ा इसे गौर करके देखिए। इसमें आपको समुद्र में बहुत सारे जहाज हैं जो आपको दिखाई देंगे, और कह रहे हैं ये आपका 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह का एक व्यापारिक जहाज है। और कह रहे हैं भारत में जो आपका पश्चिमी तट है, पश्चिमी तट यानी कि वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं, अगर आप समझ पाओ तो। थोड़ा सा अलग बना, एक क्या है, अरब सागर। तो जो भी ट्रेड होगा वो कहां से होगा, अरब सागर से होगा। और यहाँ क्या पर है, यहाँ इनकी फैक्ट्री बनी हुई। अब कह रहे हैं कि अरब सागर है और स्थित हिंद महासागर के रास्ते, ये नीचे वाला जो पार्ट है ये जो है ये है हिंद महासागर, और यहाँ है बे ऑफ बंगाल। क्लियर है। कह रहे हैं कि इनके रास्ते क्या था, सबसे बड़ा व्यापारिक बंदरगाह था। डच और ब्रिटिश व्यापार जहाज 17वीं शताब्दी के शुरुआत से ही बंगाल का इस्तेमाल करने लगे थे, और 18वीं शताब्दी में क्या था, बंदरगाह का महत्व जो है आपका गिरने लगा। कह रहे जैसी जैसी आपकी 18वीं सदी आई, तो जो इसका महत्व है वो धीरे धीरे आपका गिरने लग गया था। ठीक है। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा और इस्पात उद्योग के दो उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे। और हम लोग क्या देखेंगे कि आपका कपड़ा उद्योग कैसी इंडस्ट्री थी, भारत का क्या लेवल था, कैसे विश्व व्याख्यात थी और क्या क्या परिवर्तन हुए, उस दौर को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दें आप थोड़ा सा। देखिए बच्चों, ये कह रहे हैं, देखिए ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, यानी कि जब अंग्रेज भारत में थे तो भारतीय कारीगर और उद्योग की दशा क्या थी, वो कंडीशन कह रहा है कि जब अंग्रेज भारत में थे तो उनकी कंडीशन क्या थी। आप बताइए, जब अंग्रेज भारत में थे, जब अंग्रेज भारत में रहे थे यहाँ, उस समय क्या उद्योग कोई अच्छे से फल फूल सकता था? नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को यहाँ के कारीगरों से और यहाँ के उद्योग से कोई लेना देना था ही नहीं, उन्हें अपने प्रॉफिट से लेना देना था। आधुनिक विश्व यानी कि जो मॉडर्न युग था, उसमें क्या हो चुका था, आपका औद्योगिक क्रांति हो रही थी, यानी कि नई नई तकनीकी विकसित हो रही थी, नए नए उद्योग आपके लगाए जा रहे थे। सूती कपड़े की मशीनें उत्पादन ने 19वीं सदी में ब्रिटेन का सबसे प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र बन चुका था। ब्रिटेन में क्या हो गया, आपका सूती कपड़ा यानी कि जिससे कॉटन बनेगा उसकी मशीनें लगाई जाने लगी, यानी कि धागा जो बनता था आपका कॉटन से, आपका कपास से जो धागा बनता था, उससे फिर आपका कपड़ा बनने लगा। पहले क्या था, भारत में कपास को हम लोग बीनते थे, फिर उसकी धुनाई होती थी, धुनाई के बाद फिर आपका पिनाई होती थी, फिर उसको चरखे में उसका धागा बनता था। क्लियर है। और इन सब के धागे बनने के बाद क्या होता मेरे प्यारे बच्चों, कहीं आकर आपका कपड़ा बनता था। और कह रहे हैं कि 19वीं सदी में ब्रिटेन दुनिया का सबसे प्रमुख राष्ट्र बन गया। कि ब्रिटेन में क्या हो गया 19वीं सदी में, कि जो भी अगर किसी को कपड़ा चाहिए वो कहां मिलेगा, आपको ब्रिटेन में मिलेगा। उन 1850 के दशक तक जब ब्रिटेन का लोहा और इस्पात भी पनपने लगा, तो दुनिया में कम क्या हो गया, दुनिया का कारखाना बन गया। क्योंकि उस समय सबसे बड़ी बात थी कि आदमी
किस तरह का कपड़ा आदमी को पहनने के लिए मिलेगा, क्योंकि अच्छी किस्म का कपड़ा और सूती कपड़ा और महीन आपके रेशम वाली आपके जो वस्त्र थे वो केवल भारत में ही मिलते थे। अरब के लोग भारत से खरीदते थे और उनको मध्य यूरोपियन जो बाजार हैं उन बाजारों में ले जाकर उनको आपका बेचते थे। ठीक है। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत के ब्रिटिश विजय उपनिवेशीकरण में गहरा संबंध था। आप अध्याय 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह के भारतीय भूभाग को कब्जाया गया, और आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक हित थे उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे भारतीय भूभाग को कब्जाया और किस तरह से उन्होंने अपना व्यापारिक ढांचा आपका बदला। और 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ध्यान दीजिए, 18वीं शताब्दी में कंपनी का काम था कि हम यहां से भारत के बाजारों से आपके चीजें खरीदें और उन चीजों खरीद कर कहां भेज दें, यूरोप और आपके इंग्लैंड के बाजारों में भेज दें। तो बेसिकली 18वीं शताब्दी तक क्या काम था कि हम कपड़े को खरीदेंगे और बेच देंगे। ऐसे में क्या था, जो भारतीय व्यापारी थे, भारतीय शिल्पकार के थे, उनकी बड़ी मौज थी। मौज मतलब उनको प्रॉफिट का सौदा था, क्योंकि वो मनचाहे दामों पर आपकी चीजों को बेचते थे, उनको दाम अच्छा मिलता था और भारतीय कारीगरों की जो तारीफ थी वो होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो बारीक महीन वाला जो आपका कपास है वो भारत में होता था और उससे बने जो आपके कपड़े थे उसका यूरोप में बड़ा डिमांड था। तो बेसिकली अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी, भारतीय सामान को यूरोप पहुंचाने के बीच में एक मीडियम का काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही 19वीं शताब्दी आई और वहां औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, अब वहां मशीन से धागा बनने लगा, तो अब वो भारत से कपड़ा नहीं खरीदेंगे बल्कि वो भारत को कपड़ा बेचेंगे। वो क्या करने लगे, यहाँ से रॉ मटेरियल जो कच्चा माल है यानी कि कच्ची कपास, यानी कि बिना धुनाई और पिनाई के कपास को ले जाते थे, वो सब मशीन में फिल्टर होकर धागे से कपड़ा बनकर क्या होता था, आपका यहां पहुंचता था। कहां पहुंचता था बच्चों, भारत में। तो अब क्या हो गया, कह रहे हैं कि जैसे ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का उत्पादन बढ़ने लगा, उद्योगपति भारत को आने के लिए औद्योगिक उत्पाद के विशाल के बाजार में देखने लगे कि भैया अगर आपको औद्योगिक उत्पाद चाहिए तो उसका बहुत बड़ा जो आपका विशाल मार्केट है वो भारत है। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगे। इससे भारतीय शिल्प और उद्योग पर असर पड़े और प्रस्तुत अध्याय में हम इसी सवाल पर आपका चर्चा करेंगे। अब आप सबसे पहले ये एक आपका डिजाइन का कपड़ा है, आप इसको गौर करके देखिए। ऐसे डिजाइन आपको मिलती है, अगर आप गौर करके देखेंगे तो उसमें एक डिजाइन दिखाई देगा। ये देखिए, हाथी दिखाई दे रहा है, ये कोई आपकी महिला है, ये देखिए, ये महिला है, ये पुरुष हैं, ये आपको दिखाई देख रहे हैं। तो ये डिजाइन है और यहाँ कुछ नाम भी लिखा हुआ है, क्लियर है। अब बताइए, ऐसा डिजाइन बनाने में कुछ समय लगेगा नहीं लगेगा, तो ऐसे डिजाइन की यूरोप में बड़ी मांग। क्या कह रहे हैं साथी, यूरोप में। बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 के आसपास पूरी भारत में कपड़ा उत्पादन की और कोसों आगे था, यानी कि जो आपकी 18वीं शताब्दी थी, यहाँ भारत में कपड़ा निर्यात में भारत का नाम था पूरे विश्व में। अगर कहीं का अच्छी क्वालिटी में अगर कहीं कपड़ा मिलता है तो वो भारत में मिलता है, तो लोग खरीदने आते थे, क्लियर है। और यहाँ है औरों से कोस से आगों का मतलब हमारे यहाँ बहुत अच्छा आपके कपड़े का मार्केट। भारतीय कपड़ा लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया में फेमस था कि क्वालिटी बहुत अच्छी है और बारीक कारीगरी है। अब देखिए आपके सामने ये कारीगरी सामने रखी हुई है, देखिए इस तरह की कारीगरी अगर कहीं आपको मिलेगी वो कहीं नहीं थी उस जमाने में, केवल भारत में थी। वो कारीगरी कहां थी, केवल भारत के अंदर थी। अब देखिए, कह रहे हैं दक्षिणी पूर्व एशिया यानी कि जावा, सुमात्रा, पेनगंगा, ये पश्चिमी मध्य एशिया में आपका कपड़े का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी तक यूरोप के व्यापारिक कंपनियां यूरोप में माल बेचने के लिए भारतीय कपड़े को खरीदने लगी।
भारत का कपड़ा खरीदती थी वो लोग और उनको कहाँ बेचती थी? यूरोप के बाजारों में बेचती थी। क्लियर है? जैसे फ्रांस हो गया, जर्मन हो गया, एल्स्टैम हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, हंगरी हो गया, ये सारे जो आपके बुडापेस्ट वगैरह हैं, यूरोपियन जो भी कंट्री थी, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, इनमें भारतीय कपड़ा बिकता था। अब उस समय जब कपड़ा अच्छा बिक रहा है तो डिमांड बहुत है, तो यहाँ के उद्योग अच्छे चलेंगे और उद्योग अच्छे चलेंगे तो यहाँ के बुनकरों का भी काम ठीक चलेगा। तो किसी प्रकार की यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी और भारत में हुनर की भी कोई दिक्कत नहीं थी। और कह रहे हैं अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द आज भी जिंदा हैं जो ऐसे कपड़े पर में जोड़ों में आपके नमूनों के रूप में बड़े जाने जाते हैं और बड़ा ही आपको मजेदार एक्सपीरियंस जो है आपको देखने के लिए यहाँ मिलेगा और सीखने के लिए अभी ये आपका इसमें आपका मिलेगा और आपको आप इसमें देख भी पाएंगे कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा था किस प्रकार से। अब इसमें आगे बढ़ते हैं और आपका देखते हैं कि शब्दों में छिपा है इतिहास। तो जो शब्दों में कैसे इतिहास छिपा है, आइए इस पर हम लोग आपका एक एक करके बात करेंगे। क्लियर है? पहले तो देख लीजिए, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। चलिए बताइए किस स्कूल का बच्चा बात करेगा? कोई स्कूल? क्या नाम है बेटा आपका? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप माइक को ना बेटा आप अपने मुंह के पास रखो ताकि जो आवाज है वो आपका प्रॉपर आए और सभी स्कूल के बच्चे आपकी आवाज को सुन सके। ठीक है ना? चलिए शुरू करें। यस सर। तो मैं इतिहास छिप के बुनाई मशीन ही मेजर भारत उन्होंने दक्षिण पश्चिम भारत में के में मसाले लेते निकलने पश्चिम बाजारों में लोकप्रिय चीन में बुक का पन्ना देख में इंडिया कंपनी ने नुरमान का मिला कि आप बहिनों में पलट तो आपको पता में सूत और मी कपड़ों का ने थे आमतौर गज लंबा और एक गज होता था। कई नामों थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें शामिल थे उन्हें को सब हिंदी के निकल हमारे रंगीन फूल इंग्लैंड में और रसमती इंग्लैंड माल करने वालों के हिंदी के ना शब्द बुनकर में के
में जिनका नाम उनके जन्म स्थान अनुसार का बाजा ना कर इन शब्दों ने मशहूर हो चुके। ठीक है बेटे, बैठ जाइए अब। धन्यवाद। जी जीएसएस और खेरी कला के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों ने जुड़कर पढ़ा। बैठ जाइए सभी बच्चे। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं और थोड़ा सा इसे आपका देखते हैं। देखिए, हम कह रहे थे कि शब्दों के पीछे कुछ इतिहास छुपे हैं, उनके मीनिंग छुपे हैं, उनको हम लोग आपका देखने का प्रयास करते हैं। कह रहे यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया बारीक सूती कपड़ा सबसे पहले ईरान में मौजूद मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। यानी कि अगर आप कहें कि सबसे पहले जो आपका ये कपड़ा था, क्लियर है, सूती बारीक कपड़ा, तो बच्चों किसके पास देखा गया था? तो आप साफ कह सकते हैं कि ईरान के जो जो इराक है, वहां के जो आपके व्यापारी हैं, उनके पास ही सबसे पहले कपड़ा देखा गया था। और इसी को छू के इन्हें बड़ा क्या लगा, मसला, जैसे इन्होंने आपको इसका हाथ में पकड़ के हम लोग आपके चीज को मसल देते हैं, पीस देते हैं ना, इस तरह से किया तो इन्हें बड़ा मुलायम लगा। तो इन्होंने क्या रख दिया इसका नाम? इसका नाम इन्होंने रख दिया मलमल। जल्दी ये शब्द कैसा हो गया, प्रचलित हो गया। और मसालों की तलाश में जब पहली बार क्या हुआ, पुर्तगाली भारत आए, और आप जानते हैं कि इसमें एक बड़े व्यापारी का नाम शामिल है। 1498 में आया एक व्यापारी पुर्तगाली जिसका नाम था वास्को डी गामा। और कहां पहुंचता है वो? कालीकट। और कालीकट कहां पर है? आपको पता होना चाहिए, ये कालीकट आपका केरल के पास जो आपका तट है, कोस्टल एरिया है, वहां पर ये पहुंच जाता है। ठीक, उस समय वहां का शासक होता है जमोरिन, और वो बड़ा स्वागत करता है इसका। क्योंकि हमारे देश में क्या था, अगर कोई हमारे यहाँ ट्रेड करने आ रहा है तो उसका राजा बड़ा स्वागत करते थे, क्योंकि हमारा सामान बाहर जाएगा तो हमको पैसा मिलेगा हमारे लोगों को। अब देखिए उसने क्या काम किया, दक्षिण पश्चिम भारत में केरल के तट पर कालीकट में अपना डेरा घेरा, मतलब अपना स्थान बनाया, और वहां से मसालों के साथ साथ सूती कपड़े भी ले गया। वो क्या करने आया था? भारत से कपड़े खरीद लेता हूं और कुछ आपका मसाला खरीद लो। बेसिकली वो आया था आपका मसाला ही खरीदने, लेकिन क्या खरीदता साथ में? वो अपने कपड़े भी खरीदता है, और इस तरह से वो कपड़े वगैरह खरीद कर सबको ले जाता है। ठीक, और देखिए कह रहे हैं कि बाद में उनने हर तरह के सूती कपड़े को कैलिको ही कहा जाने लगा। अब उसने कालीकट के सब, जो पहले उसके मुंह से कालीकट तो निकला नहीं क्योंकि वो आपका यूरोपियन था, उसने क्या बोला? कैलिको, कैलिको कहा। तो उसने सारे जितने भी आपके कपड़े थे उनको खरीद लिया और उनको कैलिको कहने लगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द आपका दे दिए गए थे जो केवल आपका इंडिकेशन देते थे कि ये भारतीय कपड़ा है। ये भारतीय कपड़े के शब्द में आपका लोकप्रिय के नाम की तरह पूरे में छा गया था। और कह रहे हैं कि चित्र 3 पर देखिए, 1730 में कलकत्ता में एक ऑर्डर बुक हुआ था कपड़ों के लिए। उसमें कितना बड़ा ऑर्डर था आप उस ऑर्डर को देख सकते हैं। ये पूरा उस समय का एक ऑर्डर बुक हुआ था, ये कपड़ा इतना चाहिए था लोगों को। ये सारा गज वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये सारे इसमें क्या लगे हुए हैं, ऑर्डर लगे हुए हैं, और यहां से लेकर इतने नंबर तक का ऑर्डर इसमें उन्होंने लगाया था। क्लियर है? और एक उसकी अच्छी खासी संख्या भी दी है, 5,69,000 89,000 के लपेट में एक जो कुछ ऑर्डर था, 589 आपका 00 इतने नंबर में ऑर्डर लगा था। और आप भाई खन्ने को अगर जो उसका भाई मत, जो इसमें भाई है ना, भाई का मतलब होता है आपका रजिस्टर होता है जिसमें लोग अपना हिसाब किताब रखते हैं। कह रहे अगर आप उसके पन्ने को पलट कर देखते हैं तो आपको पता चलेगा सूती और रेशम कपड़े में क्या है, 98% की किस्मों का जिक्र है। यानी कि भारत में सूती और रेशम की 98 ऐसी किस्म थी, हाँ, जिनसे आपका क्या बनता था, भारत में आपका कपड़ा बनता था। यानी कि भारत में
कपड़ा बनाने की बहुत उन्नत और आपका कुशल क्या थी, आपका तकनीक थी। क्लियर है? कैसी थी? उन्नत और कुशल आपका तकनीक थी। कहां पर? आपका भारत में। अब कह रहे हैं कि यूरोपीय व्यापारी उन्हें पीस यानी कि गुड्स कहते थे, पीस गुड्स कहते थे। आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान होता। अगर यूरोपियों ने एक पीस गुड़ खरीदा तो 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। तो अगर वो एक पीस गुड़ खरीद रहे हैं तो उसकी कितनी लेंथ थी? 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा, वो आपका एक गुड पीस खरीद। क्लियर है? ये उस समय का ऑर्डर जो आपका गया था लंदन, उस समय का आपका पत्र है और कह रहे हैं ये दिखाया गया था। और जब लंदन पहुंचा तो उसकी आपके नीलामी के जरिए क्या करते थे, वो आपके कपड़े आपका नीलामी के जरिए आपके लंदन में बेचे जाते थे। अब देखिए, अभी हम लोग इसको कल देखेंगे, कितनी अच्छी डिजाइन आपको दिखाई गई है। ये देखिए, आज ऐसी डिजाइन जो है मशीनों से होती है, उस समय हाथ से हुआ करती थी। सोच के देखिए कितने कुशल थे वो लोग, जो उनको इस तरह की आपका तकनीकी पूरी आती थी। और पूरे भारत के सहित पूरे विश्व में भारत में का आपका इसमें नाम था। दूसरा, इसमें आप ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए एक दूसरा एग्जांपल ये है उस समय की तकनीक से बना हुआ। देख लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस चैप्टर की शुरुआत में अभी हम बहुत कम चीजों को इसमें पढ़ रहे हैं। अभी शुरुआती दौर है आपका चैप्टर में, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से भारतीय कपड़ा आपका पूरे विश्व में आपका फेमस था। लेकिन जैसे औद्योगिक क्रांति हुई, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति ने भारत के कपड़े को कैसे नष्ट कर दिया और कैसे आपका जहां पर भारत का कपड़ा जा रहा था यानी कि यूरोप में, अब उल्टा यूरोप का कपड़ा भारत में आकर बिकेगा। यहाँ के उद्योग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के शिल्पकार, यहाँ के कारीगर सब बर्बाद हो जाएंगे और भारत में बेरोजगार और लाचारी की स्थिति बढ़ेगी। कैसे उन्हीं को जबरदस्ती आपका बागानों में आपका काम कराने के लिए बंधुआ मजदूर के रूप में रखा जाएगा। तो इन सब स्थिति को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।